वेलकम टू माय क्लास। तो करते हैं शुरू चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के साथ। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए। और क्यों चाहिए ये मैं आज आपको बताऊंगी। व्हाई डू वी नीड एनर्जी, ये पहला क्वेश्चन है। अब मेरा एग्जाम्पल ले लो, अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो क्या मैं आपको पढ़ा सकती हूँ? नहीं। जो मैं कर रही हूँ वो मेरा काम है। दैट इज व्हाई वी कैन डिफाइन एनर्जी एज something which is required to do your work, to do your daily activities, right? और इस daily activities में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जो भी आप करते हो, पढ़ना, सोना, खेलना, कूदना, whether you're going to office, whether you're doing work at home, whatever it is, आपकी जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं उन सब के लिए, इन सब चीजों के लिए जो एनर्जी है वो सारी कहां से आती है? द फूड यू ईट। और ये चीज आप बहुत बार पढ़ चुके हो। इसीलिए बार बार हम यही बोलते हैं, आपकी जो खाना है, आपकी जो मील्स हैं वो बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। बेसिकली everybody should encourage to have a balanced diet. Now I again move to the same slide, क्योंकि मैंने डेली एक्टिविटीज की तो बात करी बट मैंने लाइफ प्रोसेसेस की बात नहीं करी, और आज की क्लास का फोकस लाइफ प्रोसेसेस ही है। उनमें से एक जो होगी रेस्पिरेशन। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है? क्योंकि हम जी रहे हैं, हमारी बॉडी जो आप बोलते हैं एक मशीन की तरह है, वो वर्क करती है, बट बहुत सारी एक्टिविटीज बॉडी के अंदर भी साइड बाय साइड हमारे ऑर्गन्स करती हैं, ऑर्गन सिस्टम्स करते हैं, टिश्यूज करते हैं, सेल्स करते हैं। तो उन सबको भी ये एनर्जी जो है जरूरी है उनका काम करने के लिए। यस, चाहे उनका खाना हमें नजर नहीं आता कि उनका खाना कहाँ जा रहा है, बट यस उनको भी खाना वहीं से मिलता है, उन न्यूट्रिएंट से मिलता है जो हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। क्योंकि इनडायरेक्टली तो हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यू, सेल्स यही सब काम करते हैं, राइट? हम सिर्फ फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखते हैं। So there is a big role of food in helping to get energy, and with that energy we can continue our life processes, we can continue our daily activities. So now let's start studying about the first component of the food, which is the major source of energy. ये सबको पता होगा। Yes, you're right. It's carbohydrates. So the major source of energy from the nutrients we take is carbohydrates. और जैसा हमेशा हर चीज में बोला जाता है, सब चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज्यादा होंगे वो भी ठीक नहीं है और बहुत कम होंगे वो भी ठीक नहीं है, राइट? इसीलिए बोला जाता है जब भी कोई डाइटिंग करनी स्टार्ट करता है, जब भी कोई अपना वेट लूज करने की कोशिश करता है, तो उनका सीधा सा सवाल यही होता है या सीधा सा सोल्यूशन ये निकलता है कि वो सबसे पहले फैट्स कम करते हैं और एनर्जी गिविंग जो ज्यादा एक्सेस एनर्जी फूड आपको देते हैं आप उनको कट डाउन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक ये नहीं है कि आपकी बॉडी से एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ पे लॉजिक ये होता है कि जब आप एक्सेस अमाउंट में एनर्जी ले लेते हो, कार्बोहाइड्रेट ले लेते हो, फैट्स ले लेते हो, तो आपकी बॉडी में कैलोरीज बढ़ती हैं। एंड इफ यू रिमेंबर कैलोरीज हमने पढ़ा था कि वो एनर्जी की वो यूनिट होती है जो आपको फूड आइटम से मिलती है। तो जब कैलोरीज एक्सेस में आपकी बॉडी में आ रही हैं और वो यूज नहीं हो रही, तो वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू कर देती है एज अ लेयर ऑफ फैट, जिससे हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप डाइट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो वो आपका जो डाइट प्लान बनाते हैं वो उसी बेसिस पे बनाते हैं कि आपकी सीइंग योर वर्क, सीइंग योर एज, सीइंग योर जेंडर, वो सारी कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए ही आपका डाइट प्लान स्केड्यूल करते हैं, बनाते हैं कि आपकी बॉडी को कितने प्रोटीन्स चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए, और उस हिसाब से आपको डाइट दी जाती है। तो अगर आप उससे एक्सेस में लोगे, एज आई सेड, वो फैट की लेयर की तरह आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, विच इज नथिंग बट अ वेस्ट। और इनफैक्ट उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, आपको बिना बात के बीमारियां लगती जाएंगी, विच इज नॉट गुड फॉर यू। और अब सोचो यही लेवल कम हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे। और ऐसा कब होता है? जब हम बीमार होते हैं तो हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए वो उसको नहीं मिलती। और उससे क्या होता है? आप कोई भी काम फुल एंथू से नहीं कर पाते हो, अपना 100% नहीं दे पाते हो, क्योंकि यू फील लेथार्जिक। आपको ऐसा लगता है जैसे somebody has to push you, राइट? आप बहुत लेजी फील करते हो और आपको लगता है कि एट टाइम यू विल जस्ट फॉल डाउन
और आपको कुछ और ऐसी सिचुएशंस में, स्पेशली समर्स में, जब हम बहुत ज्यादा ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, तो हम ज्यादा बार बार एनर्जी ड्रिंक्स लेते रहते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन फॉर्म ऑफ टैंक्स। ये सब एनर्जी सोर्सेज हैं, क्योंकि ताकि हम रिचार्ज रहें, हमारी बॉडी का जो एनर्जी लेवल डाउन होता है वो मेंटेन रहे। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई हमारे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी की, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आज हमें पढ़ना है कि ये कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो किस तरह से इनसे एनर्जी डिराइव करी जाती है, जो हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन द कमिंग स्लाइड्स। राइट, तो अभी के लिए फिलहाल आई जस्ट शो यू कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ये जो ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसकी हमने अभी बात करी थी, जो आपके फूड से जाता है, वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आपके लिए बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो हम बाहर रिवील करते हैं, एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ वाटर विच इज रिलीज आउट ऑफ योर बॉडी। राइट, बट ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम उसको सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, क्योंकि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के प्रोसेसेस के बीच में। ये दोनों बच्चों बिल्कुल अलग एस्पेक्ट्स हैं। राइट, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं है। ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। कैसे अलग है वो मैं बताती हूँ। रेस्पिरेशन का मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया। उस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी में जो एनर्जी आई है आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो। लेकिन जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, यू कैन सी दिस लेडी, ये मैं भी हूं, ये आप भी हो सकते हो। और हम क्या करते हैं, सिंपल, इन दिस प्रोसेस वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। सो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। आप ऑक्सीजन लेते हो और आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हो, जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। इस केस में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हुई, आप देख सकते हो, एनर्जी का कुछ लेना देना ही नहीं है ब्रीदिंग से। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ फिजिकल प्रोसेस बिकॉज इट्स डन बाय योर बॉडी। राइट, कैसे बोला जाता है मेडिटेशन करते टाइम, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, यही बोलते हैं ना। तो दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब आप अपने दिमाग के कोने में ये प्रोसेस बिठाओ और दूसरे प्रोसेस को इसके साथ कंपेयर करो, जो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा चुकी थी, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात है। सबसे पहले हम इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं। रेस्पिरेशन तो मैंने आपको समझाया क्या है, जिसमें आप अपने कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स को, जो फूड से आपकी बॉडी में जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ब्रेक डाउन करते हो इनटू एनर्जी, जो आपको मिलती है टू डू योर डेली एक्टिविटीज। राइट, बट हम इसको सेल्यूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि it takes place in the cell. So the process of oxidation of food in the cell with the release of energy is known as cellular respiration. और जब आपने इक्वेशन देखी थी तो you saw इस केस में energy is released along with water. Right? अब ये आपको याद नहीं करना, बट ताकि चीजें आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो, you can just have a look. ब्रीदिंग में ऐसा कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व हैं जिसमें ये प्रोसेस होता है, और आप देख सकते हैं एटीपीज रिलीज होते हैं। चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एन एटीपी, जो आप बार बार एनर्जी रिलीज बोलते हो ना, तो एनर्जी एटीपीज की फॉर्म में ही रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। This is the form of energy which is released, और जब तक एनर्जी एटीपीज में कन्वर्ट नहीं होती हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है आपकी बॉडी के लिए कंजम्पशन के लिए। और आप यहाँ देख सकते हो, आपको ग्लूकोज नजर आ रहा है जो कि चेंज होता है पायरुवेट एसिड में। फिर पायरुवेट आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एट एवरी स्टेप आप देख सकते हो एटीपीज रिलीज होते हैं। राइट, इट कन्वर्ट्स इनटू एनएडीएच। ये थोड़ा सा हाई लेवल है, आपको ये याद नहीं करना, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से सेल्स के अंदर एट डिफरेंट पार्ट्स थोड़ी एटीपीज रिलीज होते हैं, ये आपकी बॉडी कंज्यूम करती है। दिस यू विल स्टडी एफएडीएच, एनएडीएच, ये आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना समझना है ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से कन्वर्ट होती है इनटू एटीपीज, एंड वाटर इज रिलीज, एनर्जी इज रिलीज, CO2 इज रिलीज, एज यू कैन सी। ऑलराइट, सो किड्स, बिकॉज इट्स टेकिंग प्लेस इन अ सेल, और आप देख सकते हो केमिकल इक्वेशंस भी इन्वॉल्व हैं, इट्स नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, इट बिकम्स अ केमिकल प्रोसेस।
सो आई थिंक इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट बहुत इजीली कर सकते हो बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस. I have taught you aerobic respiration, जिसके points हैं that takes place in the presence of oxygen. It produces energy, carbon dioxide and water. This produces more energy than anaerobic respiration. अब आपने एक और term पढ़ी है anaerobic respiration. अब मेरा highlight होगा what is anaerobic respiration, क्योंकि aerobic तो मैंने आपको समझा दी, जो आप समझ गए हो अभी तक जो पढ़ा. अब हम समझेंगे what is anaerobic respiration and for that I will take you back to where I left. तो अब हम शुरू करते हैं process of respiration in our body कैसे होता है. तो उससे पहले आप देख सकते हैं organs जो involved हैं आपके respiratory system में. So इसको मैंने differentiate किया है as upper respiratory tract, जिसमें nose आप देख सकते हैं, pharynx आप देख सकते हैं involved हैं, and then you have larynx. ये तीन है जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी पार्ट इन्वॉल्व रखता है. सेकेंड में विच इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें आता है ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स. ठीक है, तो सब फेमिलियर हैं छोटी छोटी चीजों के बारे में. आई थिंक दिस पिक्चर ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी क्लियर आइडिया. फैरिंग्स कौन सा है, लैरिंग्स कौन सा है, देन ट्रेकिया क्या है, ब्रोंकाई क्या है और लंग्स क्या है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑफ देम वन बाय वन. जैसा आपने भी पिक्चर में देखा था, नोज से शुरू हो रहा है. सो सबसे पहले एयर कहां से एंटर होती है बॉडी में, नोज. उससे एक सवाल आता है, व्हाई डू यू ऑफन स्नीज, बहुत चीखें आती हैं, बहुत वेड लैंग्वेज में तो हम ये बोलते हैं हमें कोई याद कर रहा है तभी हम चीख रहे हैं बार बार. यस, पर एक्चुअली ऐसा होता है. यस, उसका भी एक साइंस लॉजिक है. आप सब अगर अपना नोज ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो आप देखोगे हमारे नोज में बहुत सारे हेयर्स होते हैं, या एंड देयर इज समथिंग स्टिकी which is called mucus. What is that? Mucus. So उन दोनों का रोल क्या है यहाँ पे? Mucus, nasal hairs, इनका डस्ट से क्या रिलेशनशिप है? वो ये है, जब भी आपके बॉडी में एयर एंटर हो रही है, और जैसा मैंने बोला, आप कभी भी जब रनिंग एक्सरसाइजिंग के लिए जाते हो, आपने सुना होगा, आपको ट्रेनर्स भी बोलते हैं, या अगर आपने किसी अच्छे ट्रेनर के सामने ये सब किया है अपनी एक्सरसाइजेस, तो वो आपको हमेशा बोलते हैं जब आपको सांस चढ़ती है या जब आप भागते हो, ट्राई टू कीप योर माउथ क्लोज. हमेशा नाक से सांस लो, मुंह से नहीं लेना. उसका क्या रीजन होता है? क्योंकि नेचर ने आपकी नोज में हेयर और म्यूकस दिए हैं ताकि जब हवा एंटर हो रही है, क्योंकि हवा तो बाहर से एंटर हो रही है, उसमें बहुत सारे पैथोजेंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं जो शायद हमें दिख नहीं रही, बट इफ दे गो इनसाइड योर बॉडी हार्मफुल हो सकती है. सो व्हाट हैपेंस, जब भी एयर आपके नोज के थ्रू एंटर करती है, आपके नोज में नेजल हेयर्स और म्यूकस उसको फिल्टर करते हैं, और जो भी ऐसा कुछ फॉरेन सब्सटेंस होता है, क्योंकि मैंने बताया म्यूकस स्टिकी होता है, वो उसके साथ स्टिक हो जाता है और आपको थोड़ी सी इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से आप स्नीज करते हो. और हमारे लिए तो अच्छा है ना, क्योंकि व्हेन यू टेक इट आउट, वो सारा जो अनवांटेड इम्प्योरिटी थी वो सारी बाहर आ जाती है और सिर्फ प्योर एयर अंदर जाती है. और यही सोचो, अगर आप अपने माउथ से एयर को अंदर लोगे तो क्या होगा, जितना सब कुछ है वो सारा अंदर चला जाएगा, बिकॉज द माउथ हैज नो फिल्टर्स टू प्यूरिफाई द एयर विच इज गोइंग इनसाइड. राइट, सो ये टिप हमेशा याद रखना. तो अब आपको सब पता चल गया, नेजल हेयर एंड म्यूकस जो होते हैं वो सारे डस्ट पार्टिकल्स जो भी ट्रैप्ड होते हैं इनहेल्ड एयर में, उसको प्यूरिफाई करते हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर जाए, तो इट इज सेफ. नाउ जब अंदर एयर एंटर हो गई, और मैंने लंग्स की भी बात करी थी, तो ये आपका राइट लंग, लेफ्ट लंग, हार्ट विच इज प्लेस्ड हियर. आपको थोड़ा सा ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो कि कैसे कैसे एयर अंदर एंटर होती है, एंड देन कैसे सबकी फंक्शनिंग स्टार्ट होती है. जैसा हमने अभी पढ़ा, यहाँ नेजल कैविटी से शुरुआत हुई थी, जहाँ पे स्ट्रक्चर्स दैट ट्रैप द डस्ट एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इनहेल्ड है, ताकि हमारा पहला स्टेप जो है वो जर्म फ्री हो और हम आगे आराम से एयर को पास कर सकते हैं. ठीक है, फिर आपका जो एयर है वो कहाँ पहुंचती है, एपिग्लॉटिस में. मूवीज में सुना होगा ना, माय नेम इज खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, हमेशा ऐसे बोलते हैं. क्यों? आई ओपन एंड क्लोज सो दैट द फूड डज नॉट एंटर द फूड विंड पाइप. ये बहुत बार होता है जब आपको हिचकी आती है, बर्ब्स लेते हो, राइट, हमें तब भी समझ नहीं आते, हम तब भी बोल देते हैं कोई हमें याद कर रहा है बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि एपिग्लॉटिस का काम ये होता है
इट्स लाइक अ खिड़की विच इज ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। तो इसका काम ये है फूड और हवा दोनों मिक्स ना हो जाए, इट्स लाइक अ विंडो, तो ताकि वो दोनों अलग अलग आराम से जाएं और जो खाना है वो विंड पाइप में ना जाए। तो जब थोड़ा सा खाना विंड पाइप में अटक जाता है ना, तो यू स्टार्ट बर्पिंग, राइट? तभी आपको बोलते हैं पानी पियो, वो सेटल हो जाएगा। सो दिस इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बाद हम मूवते हैं नेक्स्ट रीजन में, वेयर इट इज मूविंग टू द ट्रेकिया। And what is trachea doing? I am present next to the food pipe and have C-shaped cartilaginous rings. ये सिर्फ एयर को नेक्स्ट लेवल पे पास करने में हेल्प करता है, और आप देख सकते हो, दे आर लाइक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? देन फ्रॉम हियर वी मूव टू bronchioles, जो आपने पढ़ा bronchi. Bronchi is a singular form, bronchioles is a plural form. And what are they? I have small balloon-like structures. वो इसलिए कि जो भी एयर अंदर प्रेजेंट होगी सब में डिवाइड हो जाए। balloon-like structures जितना मैक्सिमम ट्रैप कर सके bronchioles, वो एयर को ट्रैप करते हैं। एंड फर्दर डिविजन इज alveoli, जो आप देख सकते हैं, अगर bronchioles ऐसे आ रहे हैं, alveoli उसको फर्दर और छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरे लंग्स में अच्छी तरह से फैलता है। तो अगर आप अपने लंग्स का अच्छे से ध्यान रखते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं और ऐसी क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, या अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स रखते हैं, तो आपके लंग्स हमेशा हेल्दी रहेंगे। आप ये स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हो, सबसे पहला असर आपके लंग्स पे होता है इफ समबडी, यू आर नॉट स्मोकिंग, समबडी एल्स अराउंड यू इज सिटिंग एंड स्मोकिंग। तो इतनी नॉलेज के बाद अगर आप ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं रखते अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, तो ऐसी पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, राइट? हम क्यों पढ़ाते हैं ये चीजें? क्योंकि सबसे पहले आप समझते हो बच्चों, ये जो एयर आपके अंदर जाएगी वो इतनी काली, इम्प्योर, फुल ऑफ जर्म्स होगी, तो आपकी ये जो एल्वियोलीज, ये सब क्या होते हैं, क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं, और जो कलर ऑफ योर लंग्स है ना, इट विल स्टार्ट टर्निंग ऑल ब्लैक। देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस जो आपकी लाइव लंग्स को शो करती है, एक प्योर लंग और एक इम्प्योर लंग को। और जब आपकी हवा में बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है, जस्ट चेक द कलर ऑफ द लंग्स एट दैट टाइम, इट विल ऑल टर्न ब्लैक। तो आप खुद सोचो कि आपकी लाइफ कितनी रहेगी लंग्स की अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे। एंड दिस इंप्लाइज टू एवरीथिंग, लव योर बॉडी, लव द ऑर्गन्स, बिकॉज अगर ये हेल्दी हैं तो आप हेल्दी हो, अगर ये हेल्दी नहीं होंगे तो आप हेल्दी नहीं होगे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड टेक केयर ऑफ एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, क्योंकि इन क्लासेस में हम आपको इनका रोल बताते हैं, इनका फंक्शन बताते हैं। तो जब आपको ये सब चीजें समझ आएंगी, आपको लगेगा कि यस, अगर आप में से आप नहीं करते, आपके कोई फैमिली में नियर एंड डियर वन करते, यू शुड ऑलवेज गो एंड अवेयर देम अबाउट सच थिंग्स। मे बी उनको ना पता हो, राइट? बट यू शुड मेक यूज ऑफ योर नॉलेज करेक्टली। एंड देन लेट्स मूव टू द प्रोसेस। पेपर में बहुत बार 2 क्वेश्चन होते हैं बेटा, और आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझनी है। पहला क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया था, वो सब रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफाइन करता है। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसमें रेस्पिरेशन होती है, उनका क्या रोल है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मैकेनिज्म, देन द आंसर चेंजेस, क्योंकि मैकेनिज्म का मतलब है कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे खत्म हुआ, राइट? तो उसमें आप वो सब चीजें नहीं समझाओगे। बहुत मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म में आपको समझाना है प्रोसेस क्या था, राइट? तो प्रोसेस शुरू होता है 2 पार्ट से, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेल का मतलब क्या होता है, अंदर लेना, टेकिंग इन। अब मैं आपको एक प्रोसेस सिखाती हूँ, सब जब ये सुन रहे होगे तो उसको साथ साथ करके देखो, बहुत लॉजिकल है। जब हम ब्रीथ करते हैं, जस्ट कीप अ चेक ऑन योर बॉडी, क्या हो रहा है जब आप ब्रीथ करते हो, और मुझे इमेजिन करके बताओ। और जब हम एयर, अगर अपने अंदर एक बलून में आप हवा भरोगे तो क्या होना चाहिए, बलून फ्लेट फूलना चाहिए ना। तो यही हमारे साथ होना चाहिए। अगर मैं हवा अंदर ले रही हूँ तो मेरा जो स्टमक है या मेरे जो लंग्स है वो फूलने चाहिए, पर उल्टा होता है। हम हवा कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं हम, ये बिल्कुल गलत है। आप इमेजिन करो, सबसे पहले जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारी बॉडी यूं होनी चाहिए, फूलनी चाहिए, क्योंकि हवा अंदर जा रही है, राइट? तो इस टाइप पे क्या होता है, इस टाइम पे आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं, जो मैं अभी समझा रही थी। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो डायफ्रेगम है, एंड व्हाट इज डायफ्रेगम, आई विल शो यू इन दिस स्लाइड। दिस लेयर ओवर हियर
राइट, विच इज द बेस, दिस इज कॉल्ड द डायफ्रेगम। तो ये आपके लंग्स के साथ शीट नीचे कनेक्टेड होती है। तो जैसा मैंने अभी बताया, लंग्स में बहुत सारी हवा भर दी तो ये बलून की तरह ये फूल जाएंगे, लेकिन जब ये फूलेंगे तो ये डायफ्रेगम क्या करेगा, ये ऊपर शिफ्ट होता जाएगा क्योंकि खिंचाव आता जाएगा, राइट। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, आई विल अगेन ब्रेक यू बैक टू दिस। एक्सहेलेशन में क्या हुआ, मैंने बहुत सारी हवा भरी थी, अब मैं बलून की हवा पुश कर रही हूँ, क्योंकि अब इससे क्या होगा, वो अपनी वापस अपनी जगह पे आ जाएगा जहां वो शुरू हुआ था। तो ये जो लंग्स हैं वो ऐसे हो गए थे, अब वो वापस ऐसे आ रहे हैं, और क्या होगा, डायफ्रेगम जो ऊपर चला गया था वो दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा। यस, क्योंकि हमने जितनी हवा भरी थी हमने सब निकाल दी। तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेस समझना है, जब लंग एक्सपैंड होते हैं तो डायफ्रेगम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सहेलेशन में तो डायफ्रेगम रिलैक्स हो जाता है एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ऑलराइट, with this we define the breathing rate, that is the number of times a person breathes in 1 minute. That is called the breathing rate. So the mechanism I have explained you very clearly, inhalation exhalation में क्या हो रहा है, the mechanism of breathing, please make that clear in your mind and don't get confused the next time you see this. अब मैं कहाँ आ गई, एनारोबिक रेस्पिरेशन पे, क्योंकि मैंने जो मेन पार्ट्स आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के वो अच्छे से समझा दिए, ब्रीदिंग अच्छे से समझा दी, एरोबिक रेस्पिरेशन भी आपको अच्छे से समझ आ गई। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या लॉजिक है, क्योंकि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन तो वही रहेगी ना, आपकी एनर्जी ब्रेकडाउन हो रही है या, पर इसको हम एनारोबिक क्यों बोलते हैं। तो हम सबसे पहले याद करते हैं इक्वेशन जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ी थी। अगर आपने उसमें देखा था, देयर वाज presence of oxygen, but in this case oxygen is not present, absence of oxygen। तो जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारी एनर्जी है, वो ब्रेक डाउन हो रही है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो रिजल्ट्स क्या है, अल्कोहल फॉर्म्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और हमारी एनर्जी रिलीज होती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बीच में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स में हो गई, एनारोबिक कहाँ होती है, जहां पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इट टेक्स प्लेस इन यीस्ट, इट टेक्स प्लेस इन मेनी बैक्टीरियाज, एंड आई विल एक्सप्लेन यू आल्सो हाउ। ये देखो वन ऑफ द एग्जांपल, जो मैंने यीस्ट की बात की और आप पढ़ चुके हैं, यीस्ट बहुत सारे डोज में यूज होती है, बेकरी इंडस्ट्री में हम बहुत यूज करते हैं, क्योंकि आप यहां से समझ सकते हो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये जो फ्लफी नेचर आता है, ये जो ब्रेड लोब्स में ये जो फ्लफीनेस होती है, वो सारी कहां से आती है, CO2 की वजह से, जो कि इस प्रोसेस की के बाद रिलीज होती है, और आपका जो डो है उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इट स्टार्ट्स राइजिंग। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड मैक्सिमम इन बेकरी इंडस्ट्री, राइट। तो आपने क्या किया, आपने वाटर लिया, आपने फ्लावर लिया जिसमें बहुत सारे शुगर्स प्रेजेंट भी होते हैं, और आपने इसमें यीस्ट ऐड कर दी, राइट। तो यहाँ पे काम शुरू होता है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, CO2 रिलीज हो जाएगा और डो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस वेयर इट इज हैपनिंग। देन कमिंग टू ह्यूमन बींग्स, अभी मैंने आपको बताया था ह्यूमन बींग्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट टू योर सरप्राइज ह्यूमन बींग्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, लेकिन सिचुएशन चेंज होगी, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन तो नॉर्मल कंडीशंस में होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी है, राइट। तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी कब होती है, जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, राइट। आप बहुत बिना रुके कॉन्स्टेंटली आप वर्कआउट कर रहे हो, तो क्या होता है, यू स्टार्ट फीलिंग की मुझे सांस नहीं आ रहा, राइट। क्योंकि उस केस में आपकी बॉडी में जब एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ था, तो जितनी भी एनर्जी थी वो सारी कंज्यूम हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो रही है। तो उस केस में आपकी बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन में उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की एब्सेंस में कन्वर्ट करता है, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी रिलीज होती है। एंड यू नो व्हाट, ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ये इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, और कहाँ होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बहुत सारा फिजिकल वर्क किया है, तो आपने कभी देखा है बहुत सारा फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद जब आपको थोड़ा थोड़ा अपनी मसल्स में पेन होना शुरू होता है, देख रहे हो आप, वाई, ये जो क्रैम्प्स पड़ते हैं आपकी मसल्स में,
वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की तो कमी हो गई और इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी ने क्या किया, एरोबिक रेस्पिरेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जिसकी वजह से हमारा बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड निकला और ये लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। दो ये सिचुएशन सिर्फ टेम्परेरी होती है क्योंकि जब आप नॉर्मल हो जाते हो फिर आप एनर्जी ड्रिंक लेते हो, आराम से बैठते हो, यू गिव एम्पल टाइम टू योरसेल्फ ताकि ऑक्सीजन बाद दोबारा से रिप्लेस हो जाए और फिर जैसे जैसे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल होता जाता है आपकी जो क्रैम्पिंग है 1 या 2 दिन में आपने देखा है धीरे धीरे कम होती जाती है, राइट। तो इन चीजों में कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो आप एवरीडे सुनते हो इधर उधर से, बट आज आप ये लॉजिक भी समझ गए होंगे कि ये सब क्यों होता है और कौन सी चीजें उनमें से एक मिथ है, सच नहीं है, राइट। तो चिल्ड्रन आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बोथ। अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो जो मैं आपको एरोबिक के टाइम पे समझाने की कोशिश कर रही थी। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आया, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है इट इज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। प्रोडक्ट्स देखते हैं, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ क्या है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है, बट वाटर ने किसको रिप्लेस किया, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड को। अब आप हमेशा याद रखोगे अल्कोहल का केस आता है ईस्ट और बैक्टीरिया में जहां पे आपको फर्मेंटेशन करनी है, और फर्मेंटेशन क्या है, वो प्रोसेस जहां पे वो डो राइज होना शुरू होता है, राइट। और लैक्टिक एसिड होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारी बॉडी में जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं और ऑक्सीजन डिप्लेशन होना शुरू हो जाता है बॉडी में, तो वहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होती है जिसका बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है, राइट। देन ऑलवेज रिमेंबर एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी अमाउंट बहुत सारा होता है, राइट, एज कंपेयर टू एनारोबिक उसमें एनर्जी का कंपाउंड बहुत 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 कम होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो बॉडी में होगा हमेशा समझना ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, यस। बट अगर हम दूसरी चीजों की बात करें जैसे बेकरी है तो आप वहां पे कर सकते हो, बट अगेन आई रिपीट एनर्जी प्रोडक्शन बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑलराइट। सो आई होप ये सारी चीजें रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एनारोबिक, एरोबिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, मैकेनिज्म में क्या फर्क है, और अगर आपसे क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब करो तो क्या फर्क है। अब लेट्स टेक अ क्विक रिकॉल, ये सब चीजें शायद आपको थोड़ा थोड़ा पता हो क्योंकि हम ये साइंस में सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है तो हम कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो जब हम बात ह्यूमन बींग्स की तो हमने बात करी, अब मैं कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करना चाहती हूँ कि नेचर में क्या सबका रेस्पिरेटरी सिस्टम एक जैसा है, सब हमारी तरह लंग से ही ब्रीथ करते हैं। लेट्स सी, अगर हम फिश की बात करते हैं, ऑल ऑफ यू नो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अ फिश इज नॉट लंग्स, इट हैज गिल्स, और गिल्स का रोल सबको पता है, इट टेक्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड हेल्प्स द फिश टू सर्वाइव। तो गिल्स सबके पास नहीं है, तो एक फिश के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स। देन वी टॉक अबाउट अर्थवर्म्स, हम ये जानते हैं अर्थवर्म्स बहुत स्लाइमी टू टच होते हैं, स्लिपरी होते हैं, उनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है क्योंकि वो सबसे बड़ा कारण है उनकी रेस्पिरेशन के लिए। दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, राइट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, तो आपको क्या लगता है बर्ड्स में यू हैव लंग्स, yes you can see, and that's why they are able to breathe. Then we are talking about insects. Insects की बॉडी में क्या होता है, insects की बॉडी में आपको कहीं पे भी lungs नहीं दिख रहे, they have very tiny holes which are called spiracles, so they breathe through those spiracles जो उनकी बॉडी में जगह जगह पे प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप जोलॉजी एनिमल्स की फिजियोलॉजी को बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये छोटे दिखने वाले प्राणी बहुत अंदर से डिफरेंशिएटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हम लोगों का है। एंड देन लास्ट आई विल टॉक अबाउट फ्रॉग। तो फ्रॉग के अंदर अगेन आपको पता है जो फ्रॉग है वो क्या है, एक एम्फीबियन है, वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रह सकता है, तो इसका मतलब उसके पास दोनों में सांस लेने के लिए ऑप्शन होना चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा रोल तो स्किन का ही होता है जिस तरह से इंसेक्ट्स का है, क्योंकि फ्रॉग के केस में भी जो उसकी स्किन है वो उसको ब्रीथ करने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ पोर्स। एंड एज आई सेड इट ऑल्सो हैज लंग्स बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लैंड ऑल्सो, राइट। तो फ्रॉग के पास दोनों ऑप्शंस हैं जहां वो ब्रीथ कर सकता है, ओके। As I said,
अर्थवर्म, ये छोटा सा कनेक्शन है ताकि आपको याद रहे. ग्रास हॉपर्स अगेन स्पिरेकल्स. फिश इज थ्रू गिल्स. फ्रॉग्स इज बोथ स्किन एंड लंग्स. एंड द बर्ड्स अगेन लंग्स. तो याद रखो इस टैबुलेट को. दिस इज जस्ट अ सम अप ऑफ जो अभी तक आपने पिक्चर्स में देखा. ना अब ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई, ह्यूमन बॉडी की बात हो गई. अब हम बात करते हैं प्लांट्स की. प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कौन से पार्ट से होती हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं. अब हमें ये देखना है कि इनका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि पार्ट्स तो सब जानते हैं बट मैकेनिज्म की बात यहाँ पे करते हैं. सबको पता है रूट्स का क्या रोल होता है एक प्लांट के अंदर, राइट? यस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और पूरे प्लांट्स को रूट्स की हेल्प से ही वाटर एंड मिनरल्स रीच होते हैं. यस, और जब आप रूट्स को थोड़ा सा जूम इन करके देखोगे तो आपने देखा रूट्स में बहुत सारे रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं. यस, राइट. और आपको पता है सॉइल भी बहुत पोरस होती है, क्योंकि जब आप पानी डालते हो, आपने देखा ना, अगर सॉइल ड्राई होती है तो इट स्टार्ट्स बबलिंग आउट, जिससे हमें पता चलता है वहां पे एयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये ब्रीथ कर रहे हैं. यस. देन you have stomata. What is stomata? The small pores which are present on the surface of the leaf, जैसा आप देख सकते हो, जहां से एक्चुअली में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है. यस, आपको याद होगा मैंने चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया था और आपको मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर स्टोमाटा का दिखाया था. अब यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये सब स्टोमाटास ओपन है, ये ओपन फॉर्म है, राइट? तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, oxygen is going inside and CO2 is being released outside, और it's vice versa. ठीक है, depending upon day and night कि open कब है स्टोमाटा या closed कब है. कार्बन डाइऑक्साइड का आना और ऑक्सीजन का जाना, both things are taking place. ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम यू नो कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होती है, so they take in, and during the night time it is the ulta. So this is how the gaseous exchange between the layers of these stomata is taking place. So soil particles have another important role, because वहां से आपका प्रोसेस साइकिल कंप्लीट होगा. ये वाटर, मिनरल्स, जो भी चीजें एक प्लांट को सर्वाइव करने के लिए चाहिए वो जगह जगह पे पहुंचाएंगे, जिनकी वजह से ये सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस, जो हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया था. एंड थ्रू दिस पिक्चर आई हैव अगेन रिकॉर्ड. तो हमने आज प्लांट्स के बारे में पढ़ा, हमने बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन किस तरह से होती है वो पढ़ा. आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं. गुड लक.